मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को रामदेव भार्गव का शुभ प्रातः। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? ये जो वैश्विक बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है, इस दौर में आप अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखें। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में उप विषय क्रिया, जिसका शेष भाग कल रह गया था, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वो बताई थी जिसमें कर्म नहीं होता, जिस क्रिया का फल कर्ता पर गिरता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। प्रयोग रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। पहला है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध का मतलब होता है ज्ञान। होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्रुति ने पढ़ा, श्रुति ने पत्र पढ़ा। किसी कार्य को करने या होने का ज्ञान एक पद में कराने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे श्रुति ने पत्र पढ़ा, यहां पर यह मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। श्रुति कौन है? कर्ता। पत्र क्या हुआ? क्रम। श्रुति ने जो मुख्य क्रिया की, उसका फल किस पर गिरा? पत्र पर गिरा। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। दूसरा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। लिखें, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे
नीलिमा सारी रात सो रही थी। अब यहां पर मुख्य क्रिया क्या है? सोना, सो रही थी। लेकिन इसमें सहायक क्रिया क्या है? सारी रात, ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? कि वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। तीसरी है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। क्रियाओं के मेल से बनती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है। अब यहां पर भिन्नार्थक क्रिया कौन सी है? मनीषा करता है खाना, मनीषा करता है खाना क्रिया है, लेकिन तीन अलग अलग क्रियाएं हैं। ली का अर्थ होता लेना, हो का अर्थ होता होना। मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, खा तो क्रिया हो गया, लेकिन दूसरी ली का अर्थ लेना। किसी भी शब्द के आगे ना अक्षर आ जाता है तो क्रिया बन जाता है, और अगर ना हटाते हैं तो धातु बन जाता है क्रिया की मूल में, उसको धातु कहते हैं। होगी, होना, ये क्रिया अपने आप में। तो यहां पर एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, तो ये भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से संयुक्त क्रिया का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाएं हैं। क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेदों में पहला आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विश्लेषण या विशेषण, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह है, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं।
उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरम से गरमाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना। ध्यान से सुन ले, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल में उसको धातु कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसमें या तो चमत्कार पैदा कर देते हैं शब्द के अंदर, या उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरम से गरमाना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना। दूसरा है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करवाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक सीधी सी परिभाषा बनती है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरणा देकर वही कार्य किसी और से करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राधा पोस्टमैन से पत्र पढ़वाती है, या सुरेश राधा से कपड़े धुलवाता है। अब यहां पर राधा स्वयं पत्र नहीं पढ़ रही है, बल्कि पोस्टमैन यानी कि डाकिये से पत्र पढ़वा रही है। इसी प्रकार सुरेश स्वयं कपड़े न धोकर राधा से धुलवा रहा है। देखिए इसकी परिभाषा, जब क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करवाने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कमला राजेश से दूध बिकवाती है। यहां पर दूध बेचने का जो कार्य है वो कमला स्वयं नहीं कर रही है, बल्कि राजेश से करवा रही है। तो यहां पर यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब
किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो पहली क्रिया या पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का दूध पीकर सो गया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, अब यहां पर दो क्रियाएं क्या हैं? एक तो पीना और एक सोना, दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद, अब एक क्रिया पहले कौन सी है? दूध पीने की क्रिया पहले हुई है। पहली क्रिया कौन सी हुई? दूध पीने की क्रिया पहले हुई। दूसरी क्रिया कब हुई? जब दूध पी चुका था, उसके बाद में सोने की क्रिया हुई। तो जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब दूसरी क्रिया क्या है? सोना। लेकिन सोने से पहले कौन सी क्रिया हुई? दूध पीना, पीना क्रिया है। तो यहां पर जो पीना है ये पूर्वकालिक क्रिया है। चौथी है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं? किसी क्रिया का प्रयोग अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वहां पर आज्ञार्थक क्रिया होती है। लिखें, जिस क्रिया का प्रयोग अनुमति अथवा प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, तो यहां पर आज्ञा दी गई है, परमिशन दे दी गई है, तो ये आज्ञार्थक क्रिया है। दोबारा देखिए इसको, जिस क्रिया का प्रयोग अनुमति अथवा प्रार्थना आदि देने के लिए किया जाता है तो वहां पर आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, तो विद्यालय जाने की
आज्ञा प्रदान कर दी गई है, तो ये आज्ञार्थी क्रिया है। अगली है 5वीं सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, देखो इसको आप, जिस क्रिया में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, इसकी परिभाषा समझें। जिस क्रिया में कर्म तथा क्रिया दोनों ही एक धातु से बने हुए हो। अब देखो, भारत करता है, लड़ना क्या है? क्रिया, और लड़ाई क्या है? कर्म। क्योंकि भारत ने जो लड़ने की क्रिया की, उसका फल किस पर गिरा? लड़ाई पर। तो जिस वाक्य में, जिस क्रिया में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए हो, अब लड़ी के अंदर भी एक धातु है लड़, और लड़ाई में भी एक ही धातु है लड़, एक ही धातु से बने हो और एक साथ प्रयुक्त होते हैं। अब ये एक साथ ही प्रयुक्त हो गए, तो यहां पर ये सजातीय क्रिया है। भारत ने लड़ाई लड़ी। विद्यार्थियों, क्रिया का जो उप विषय है ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट आगे आपको एक नया उप विषय करवाया जाएगा। आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे बहुत ही सुंदर हस्तलेख में लिखेंगे, जिसे विद्यालय में जांच किया जाएगा। और आप ये जो पढ़ाया जा रहा है, इसको साथ साथ तैयार करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इतना लंबा थोड़ा टाइम नहीं देता बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में हमें एक एक मिनट का, एक एक क्षण का उपयोग करते हुए अपनी तैयारी रखनी है। धन्यवाद।